कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, तो कानून तभी कोई बात मानता है जब उसके सामने कोई एविडेंस पेश किया जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू लेक्चर सीरीज, जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में हम प्री और मेंस दोनों के पर्पज से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट ये इनैक्ट कब हुआ था? ये 1872 में इनैक्ट हुआ था। अब एविडेंस से हम क्या समझते हैं? एविडेंस मतलब सबूत। सबूत क्या होता है? जैसे कोई भी चीज प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल्स में थे, तो हम अगर बोलते थे कि हमारे मार्क्स इतने आए हैं अपने पेरेंट्स को, तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अपनी मार्कशीट दिखाओ, तो हमें सबूत दिखाना पड़ता था कि देखो ये है। तो वो मानते थे कि हाँ भाई हमारे मार्क्स इतने आए हैं या हमने क्लास में टॉप किया है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारी कोर्ट है, कोर्ट कोई भी बात तभी मानती है जब उसके सामने सबूत लाया जाता है। कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, तो कानून तभी कोई बात मानता है जब उसके सामने कोई एविडेंस पेश किया जाता है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? क्या ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है या ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये दोनों पे एप्लीकेबल है। ये सिविल पे भी एप्लीकेबल है और ये क्रिमिनल पे भी एप्लीकेबल है। नाउ अब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिविल या क्रिमिनल केसेस पे लागू कब से होता है? कब से इंडियन एविडेंस एक्ट का काम स्टार्ट होता है? तो जब ये ट्रायल स्टार्ट होता है तभी इंडियन एविडेंस एक्ट का भी काम स्टार्ट होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का काम आता है, एंड सिविल केसेस में जब इशूज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई होता है। नाउ जो एविडेंस है वो एविडेंस हम किस चीज का दे सकते हैं? एविडेंस जो है वो किसी भी फैक्ट का दिया जा सकता है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट कुछ भी होता है, जो भी यूनिवर्स में हमारे प्रेजेंट है वो सारे फैक्ट है। मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये फैक्ट है। आप मुझे मोबाइल में या लैपटॉप में सुन रहे हो, देख रहे हो, ये भी एक फैक्ट है। तो दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं जो सुनते हो, देखते हो, जो महसूस करते हो, ये सारी चीजें फैक्ट होती है और इसी का हम एविडेंस देते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब हम आते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो ड्राफ्ट किसने किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेवरल टाइम ये रिपीट हो चुका है प्री में, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो सर जेम्स स्टेफन ये जो है, इन्होंने ड्राफ्ट लाया था इंडियन एविडेंस का 1871 में, फिर 1872 में ये एक्ट के फॉर्म में हमारे कंट्री में एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। सर जेम्स स्टेफन इज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ही ओनली ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब चलिए ये देखते हैं, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नेचर का है? क्या ये अपने में ही कंप्लीट है? तो नो, ये अपने में कंप्लीट नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो ड्राफ्ट हुआ था 1872 में। कब के टाइम में? ये आज हमारा 2021 चल रहा है और 1872 के लॉ को क्या हम आज एग्जॉस्टिव नेचर का बना सकते हैं? हमारी सोसाइटी जो है वो टाइम टू टाइम डेवलप होती जाती है, हर एक चीज डेवलप होता है, तो क्या लॉ स्टैग्नेंट हो सकता है? नहीं, लॉ को भी चेंज होना जरूरी है, इसलिए स्टैटिक नेचर का नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले के जमाने में चोरी कैसी होती थी? फिजिकल चोरी होती थी कि अगर कहीं पे रखा हुआ है कोई सामान, तो किसी ने उठा लिया डिसऑनेस्ट इंटेंशन से और वो ले गया, तो इसको थेफ्ट मानते थे। आज के जमाने में थेफ्ट की डेफिनेशन कितनी बदल गई है। आजकल तो थेफ्ट ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो हम क्या पहले की एक्ट से सिर्फ एप्लीकेबल कर लेते? क्या हम 1872 में सोच सकते थे कि ऑनलाइन फ्रॉड नाम का भी चीज कुछ आ सकता है? नहीं ना। तो ऐसी चीजें डेवलप हो रही है, जैसे सोसाइटी डेवलप होती है वैसे लॉ को डेवलप होना जरूरी है, जो कि हम जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। तो फिर जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट साइलेंट है वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं? तो जो इंग्लैंड की लॉ है, ठीक है, वो इंग्लैंड की लॉ हम अप्लाई करते हैं इंडियन कोर्ट्स पे, जहाँ की इंडियन एविडेंस एक्ट साइलेंट है, या इंडियन एविडेंस जहाँ एक्सहॉस्टिव नेचर, जहाँ कंप्लीट नहीं है, जहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट किसी प्रोविजन के बारे में नहीं बता रहा, किसी चीज पे बात नहीं कर रहा, वहां पे हम इंग्लैंड की लॉ की सहायता लेते हैं।
अब मान लीजिए कोई ऐसा केस आ गया कि जहाँ पे इंग्लैंड की लॉ और जो इंडिया के लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये दोनों आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है दोनों की प्रोविजन। तो हम किसको ऊपर मानेंगे? क्या हम इंडियन एविडेंस को ऊपर मानेंगे या हम इंग्लैंड के लॉ को ऊपर मानेंगे? तो जिस केस में इनकंसिस्टेंसी है वहां हम इंडियन एविडेंस एक्ट को ज्यादा महत्व देंगे, उसको प्रिवेल करेंगे, ठीक है। वहां इंग्लैंड की लॉ काम नहीं आएगी, ध्यान में रखिएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है लेक्स फॉराई है। लेक्स फॉराई क्या है? इट इज अ लैटिन टर्म, ठीक है। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ फॉरम। लॉ ऑफ फॉरम मतलब लॉ ऑफ द कोर्ट। उस कोर्ट का लॉ को हम बोलते हैं लेक्स फॉराई। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इंडिया के कोर्ट पे एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर क्या है, ये किस नेचर का है। तो बेसिकली जो लॉ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। तो इंडियन एविडेंस जो एक्ट है वो प्रोसीजरल लॉ है। अब हम पहले ये देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। ऐसे लॉ जो राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं इंडियन पीनल कोड, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है जो हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में डिस्कस कर रहा है। दूसरी तरफ आता है प्रोसीजरल लॉ जिसको हम एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। इसमें प्रक्रिया दी रहती है, प्रोसीजर, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैसी प्रक्रिया फॉलो करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 46 ऑफ CRPC जो हमें बताता है अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है। उसमें बहुत सारी प्रोसीजर दी रखी है कि किसी पर्सन को जो है अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं कर सकता। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपको सहयोग दे रहा है तो आप उसको हैंडकफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, तो फिर आप फोर्सफुली उसको पकड़ सकते हो। लेकिन वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दौड़ रहा है, हाथ से पकड़ सकते हो लेकिन आपने उसको गोली मार दी और उसको मार दिया, ठीक है, आप मार नहीं सकते हो। अगर कोई ऐसे केसेस है जिस ऑफेंस के अंदर उसको ट्राई किया जा रहा है, अगर वो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में ही उसको मारा जा सकता है, अदरवाइज उसको नहीं मारा जा सकता। लेकिन वैसे भी केस में हम देखेंगे कि क्या जरूरी था मारना, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर ये भी है प्रोसीजर की वुमेन जो है उसको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर अरेस्ट करना है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ऑर्डर चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर है, प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या स्टेप होगा किसके बाद। तो ये होती है हमारी प्रोसीजरल लॉ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो प्रोसीजर बता रही है हमें, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। लेकिन इसके कुछ प्रोविजन जो है वो सब्सटेंटिव नेचर के हैं, जैसे कि एस्टॉपल का प्रोविजन है। सेक्शन 115 to 117 हमारे एस्टॉपल से डील करता है। ये एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है, ठीक है, और ये प्रोविजन बस सिविल लॉ पे एप्लीकेबल है इनके, ठीक है। अब आपको नेचर समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं प्रोसीडिंग्स कितने तरह के होते हैं। प्रोसीडिंग्स भी दो तरह के होते हैं। पहला तरीके का होता है एडवर्सीरियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग। अब एडवर्सीरियल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, इसमें पार्टीज जो हैं वो प्रूव करती हैं या डिसप्रूव करती हैं फैक्ट इन इश्यूज को, ठीक है। तो मतलब दो पार्टी होती हैं, एक पार्टी फैक्ट असर्ट करता है, दूसरी पार्टी फैक्ट डिनाई करती है। तो एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ जो होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं वन पार्टी टू अनदर पार्टी। नॉर्मली केस में बर्डन इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। जब प्रोसिक्यूशन कोई केस लाता है उसको प्रूव करना होता है कि आपने किस बेसिस पे अक्यूज के अगेंस्ट केस किया है। तो प्राइमरी फेसी बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ही उसने अपना केस स्टैब्लिश किया, बर्डन शिफ्टेड टू द एक्यूज। नाउ एक्यूज हैज द लायबिलिटी टू प्रूव कि आप बताओ जो प्रोसिक्यूशन बोल रहा है हम उसको क्यों ना माने। तो ऐसे एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स में क्या होते हैं, बर्डन शिफ्ट होती रहती है पार्टीज पे, और जज जो होता है वो जस्ट अ पैसिव स्पेक्टेटर, वो देखता है हर चीजों को, और जब पार्टी जो है एक कंक्लूजन पे पहुंचती है फिर जज जो है वो जजमेंट देता है। नॉर्मली इंडिया में जो है एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स को ही फॉलो किया जाता है। तो दूसरा
इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, जज इज नॉट अ पैसिव स्पेक्टेटर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं पार्टीज से और आंसर पार्टीज देती रहती है। इस प्रोसेस में वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर जजमेंट आती है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो है, जैसे कि सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स के बेस पे है। यहाँ जज को भी राइट दिया है कि आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एनफोर्स कब हुआ था, तो द डेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर ऑफ 1872, प्लीज नोट डाउन। इस दिन ये है केम इनटू फोर्स हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, 1 सितंबर 1872, ठीक है। तो चलिए, अब 3 प्रिंसिपल हैं जिस पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है बेस्ड होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज एविडेंस मस्ट कन्फाइन टू द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जितने भी एविडेंस है ना वो कन्फाइन होने चाहिए, फैक्ट इन इशू पे ही हम एविडेंस देंगे या रेलिवेंट फैक्ट पे ही हम एविडेंस देंगे। ये जब हम प्रोविजन 1 to 1 जाके पढ़ेंगे आगे तो भी ये हमारे सामने आएगा, तब भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं कि जब भी एविडेंस दिया जाएगा या तो फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा या तो रेलिवेंट फैक्ट। हम इसके अलावा कोई भी फैक्ट का जो है वो एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। The second principle is hearsay evidence is not admissible. hearsay evidence जो होते हैं ना, hearsay evidence मतलब सुने सुनाए एविडेंस। जैसे कि कोई मर्डर हुआ, ए का मर्डर हुआ, बी ने मर्डर किया, सी ने देखा, सी वॉज द आई विटनेस, उसने देखा कि बी ने ए का मर्डर किया है। अब वो जो है जाके सी बाहर गया और उसने डी को बताया कि भाई ए को बी ने मार दिया। तो अब जो डी जो टेस्टिमनी है वो होगी हियरसे एविडेंस बेस्ड, और जो सी की टेस्टिमनी है वो तो सामने उसने डायरेक्ट एविडेंस देखा, तो उसने डायरेक्ट मर्डर देखा, तो उसकी जो है उसकी एडमिसिबल होगी टेस्टिमनी, ना कि डी की। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन है ना, फिर कन्फेशन, फिर एडमिशन, ये भी उसकी एक एक्सेप्शन है। तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। The third point is the best evidence should be given in all cases. यानी कि 2 तरह की एविडेंस होती है, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। नॉर्मली जहाँ प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है वहाँ हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं देते हैं। सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती है, तभी हम सेकेंडरी एविडेंस देते हैं। ऐसे केसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं देते, नॉर्मली हम प्राइमरी एविडेंस ही देते हैं। ओके, These are the 3 principles. Please write it down. The first one is evidence must confine to the fact in issue. The second one is hearsay evidence is not admissible. And the third one is the best evidence should be given in all cases. So this is all for introductory part of Indian Evidence Act. ये सारी चीजें समझने के बाद आपको इंडियन एविडेंस एक्ट समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि ये सारी चीजें बिना सीखे आप इंडियन एविडेंस के अंदर नहीं जा सकते हो। अगर आप ऐसे जंप किया, आपने किया, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने आज का पूरा लेक्चर बस आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो चलिए, आज के सीरीज से हम एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज हर लेक्चर के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो मैं देखती हूँ कि आप लोग कितने लोग जवाब देते हो, उससे मुझे ये पता चलेगा आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हो इस लेक्चर सीरीज में। जेन्युइनली कितने व्यूअर्स हैं जिनको इंटरेस्ट है इस लेक्चर सीरीज में। और प्लीज आप कमेंट करिए, जिससे मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज का मेरा सवाल है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को तो ड्राफ्ट किया सर जेम्स स्टेफन ने, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले भी किसी ने ड्राफ्ट किया था जिसका ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया था, और उसके बाद सर स्टेफन का ड्राफ्ट एक्सेप्ट हुआ। तो वो कौन सा पर्सन था और वो कौन सा पर्सन था और उसने किस ईयर में अपना ड्राफ्ट लाया था? प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताएं। And this is all for today's class. I hope you like this session. Please मुझे ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। And this is Twinkle Jha signing off today's session. Thank